नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की हिस्ट्री की किताब चल रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री की, और उसमें 6 नंबर का चैप्टर चल रहा है। अब इसमें हम पहुंचे हैं थीम 6 पे, जिसका नाम है द 3 ऑर्डर्स। इस थीम को समझने में 2 से 3 वीडियोस लग जाएंगी। 3 ऑर्डर्स मतलब कि मीडिवल यूरोप की जो सोसाइटी थी उसमें 3 कौन सी ब्रॉड क्लासेस बन गई थी, उनको यहां बोला गया है 3 ऑर्डर्स। एक ऑर्डर में आता था आपका चर्च, दूसरे में ऑर्डर में आता था नोबिलिटी, तीसरे ऑर्डर में आता था वर्कर्स। अगर देखा जाए तो चर्च में वो लोग जो कि धर्म के ठेकेदार थे, रिलीजियस अथॉरिटी एक्सरसाइज करते थे, जैसे कि चर्च के प्रीस्ट वगैरह हो गए, क्लर्जीमैन हो गए। नॉबिलिटी में जैसे कि इंडिया में जमींदार होते थे, जोतेदार होते थे, उसी प्रकार की यहाँ पे भी एक नॉबिलिटी थी। जो मैनर हाउसेस थे, मैनर हाउसेस के ओनर्स थे, लॉर्ड्स जिनको कहा जाता था, जो कि सीधे किंग को रिपोर्ट करते थे, वो नॉबिलिटी क्लास में आते। तो तीसरे थे वर्कर्स। वर्कर्स जो बेसिकली आपके खेतों वगैरह पे काम करते थे या किसी घर में एक नौकर की तरह काम करते थे, वो वर्कर्स की कैटेगरी में आते थे। इसमें सर्व्स थे, बहुत सारे और प्रकार के लोग थे। तो बेसिकली ये 3 ऑर्डर एग्जिस्ट करते थे। हालांकि इन 3 ऑर्डर्स में बहुत सारे सब डिविजन्स भी हैं, बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। उन वेरिएशंस को भी हम यहाँ पे धीरे धीरे करके समझेंगे। तो बेसिकली वेस्टर्न यूरोप में 9th और 16th, 9वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में जो भी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हो गए हैं, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। जब रोमन अंपायर गिरा, समझिए ये रोमन अंपायर एक बहुत बड़ा अंपायर था जो कि ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और आप कह सकते हो अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्से, प्रेजेंट डे टर्की, सऊदी अरेबिया, इन सब के इलाकों में फैला हुआ था। तो पहले तो ये रोमन अंपायर ईस्टर्न और वेस्टर्न में बना। वेस्टर्न रोमन अंपायर पहले टूट गया, ईस्टर्न रोमन अंपायर को बाद में खदेड़ा ओटोमन टर्क्स ने। अब जब ये वेस्टर्न रोमन अंपायर टूटा था, तो उसके बाद से जो छोटी छोटी जगहें निकल के आई थी, उन जगहों में बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ जर्मेनिक पीपल रहते थे। ये जर्मेनिक पीपल ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के थे, इटली, स्पेन और फ्रांस के इलाके में रहा करते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर ये जर्मेनिक पीपल क्या है। तो बेसिकली एक हिस्टोरिकल ग्रुप को जर्मेनिक पीपल बोला जाता था, उन लोगों को जो कि सेंट्रल यूरोप और स्कैंडिनेविया प्रेजेंट डे में रहा करते थे। ठीक है, ये जर्मेनिक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। अब आप बोलोगे सर ये जर्मेनिक लैंग्वेजेस क्या बोलती हैं। तो जर्मेनिक लैंग्वेजेस में जर्मन, स्वीडिश, पुरानी अंग्रेजी, नई अंग्रेजी, डैनिश, डच, सैक्सन भाषा, सिलेसियन जर्मन, प्रशियन भाषा, आइसलैंडिक भाषा, ये सब आपकी जर्मेनिक लैंग्वेजेस में आती हैं। बहुत सारी जर्मेनिक लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये जर्मेनिक लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे इलाकों को कब्जा लिया, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में। ठीक है भाई। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि जब वेस्टर्न रोमन अंपायर टूटा, तो जो छोटी छोटी जगहें उभरी, वहां पे जर्मेनिक पीपल के जो ग्रुप्स थे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। उसमें कुछ लोग जो पॉलिटिकली स्ट्रांग थे वो वहां पे राजा बन जाएंगे। अब राजा क्या, वहां पे बनेगा फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। वो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी पे हम धीरे धीरे करके आ रहे हैं। बेसिकली यहां पे कोई यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी। पहले वेस्टर्न रोमन अंपायर था, अब ये रोमन अंपायर टूट चुका था। तो चूंकि अब रोमन अंपायर टूट चुका था, तो कोई सेंट्रलाइज्ड बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी। तो आसपास के इलाके के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे, लैंड के कंट्रोल को लेके, बाकी रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के कंट्रोल को लेके। मेनली जो लड़ाई हुआ करती थी, दैट वाज सेंटर्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ लैंड। भाई जिसके इलाके में जितना ज्यादा लैंड कंट्रोल में होगा, उतने ज्यादा लोग, उतने ज्यादा खेती बाड़ी के इलाके, उतने ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उतने ज्यादा कैटल उस पर्टिकुलर इलाके मतलब उस राजा के हाथ में होंगी जो ज्यादा इलाके के ऊपर कब्जा करेगा। तो जो भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहा था, वो लैंड के कंट्रोल को लेके हो रहा था। और हिस्ट्री में ज्यादातर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो लैंड के कंट्रोल को लेके हुआ है। वो तो एंशियंट वैदिक टाइम के समय पे इंडिया में क्या हुआ करता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि भाई कैटल के कंट्रोल को लेके लड़ाई हुआ करती थी। बट ज्यादातर दुनिया भर में जो लड़ाई हुई है वो लैंड के कंट्रोल को लेके हुई है। आज की डेट में भी लैंड के कंट्रोल को लेके लड़ाई हो रही है। रशिया यूक्रेन का वॉर लैंड के कंट्रोल को लेके है। चाइना इंडिया में घुसा आ रहा है लैंड के कंट्रोल को लेके। चाइना ताइवान के पीछे पड़ा हुआ ताकि ताइवान को कब्जा ले, मतलब और जमीन को कब्जा ले। तो जमीन के लिए लड़ाई सबसे बड़ी आज की डेट में, क्योंकि जितनी ज्यादा जमीन, उतनी ज्यादा आबादी, उतने ज्यादा रिसोर्सेज, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, मिनरल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज हो। ठीक है भाई, फिर आगे देखते हैं। इट्स फीचर्स वर डिराइव्ड फ्रॉम बोथ इंपीरियल रोमन ट्रेडिशंस एंड जर्मन कस्टम्स। अब ये किसके फीचर्स की बात हो रही है? यहाँ बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इन जगहों पे जो लोग रहते थे, तो चूंकि पहले रोमन अंपायर यहाँ पे रहा है, तो रोमन ट्रेडिशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। जर्मनी प्रेजेंट डे वहां पे, तो जर्मन कस्टम्स जो वहां पे थे वो वहां पे एग्जिस्ट करते थे। रोमन अंपायर में अगर आप देखो तो ऑफिशियल रिलीजन था क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी इन इलाकों में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तो भले ही रोमन अंपायर गिर गया, लेकिन क्रिश्चियन धर्म खत्म नहीं हुआ।
क्रिश्चियन धर्म फलेगा फूलेगा। क्रिश्चियन धर्म सेंट्रल यूरोप में भी फलेगा फूलेगा, नॉर्दर्न यूरोप में भी फलेगा फूलेगा। और यहाँ पे जो चर्च है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी ताकत लेके अपने पास आएगा। चर्च के पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करता था, चर्च के पास यूरोप में बहुत तगड़ी पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी, और इसी पॉलिटिकल पावर के चलते ही तो पोप ने क्रूसेड्स भेजे थे इस्लामिक लैंड में। क्रूसेड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जो क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की जंग रही है उसमें क्रूसेड्स एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। कि यहाँ पे बात की जाएगी 3 ऑर्डर्स की। ये जो चैप्टर का फोकस है वो है 3 ऑर्डर्स, और इन 3 ऑर्डर्स में आते हैं 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है क्रिश्चियन प्रीस्ट की, जो क्रिश्चियन धर्मगुरु थे। दूसरी थे लैंड ओनिंग नॉबल्स, जिनके पास बड़ी जमीनें जिनके कंट्रोल में थी। और तीसरे थे पीजेंट्स, नॉर्मल किसान, जिनके पास छोटी मोटी जमीन कंट्रोल में है, और नहीं है तो वो किसी और की जमीन पे काम कर रहे थे। और इन तीनों ग्रुप्स के बीच में ही बहुत सारा इंटरैक्शन हुआ है, और उसके चलते बहुत सेंचुरीज तक यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो मिडवल यूरोपियन सोसाइटी में चलती रही। अब यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे करके यही समझने की कोशिश करेंगे एक लेआउट में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की PDF वगैरह मिलती रहती है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ यू कैन। अब देखा जाए, पिछले 100 सालों में यूरोपियन हिस्टोरियंस ने यूरोप के रीजन की हिस्ट्रीज के बारे में काफी कुछ लिखा है। इंडिविजुअल विलेजेस की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ लिखा है। यूरोप के मिडिवल पीरियड के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। जो चर्च थे ना, चर्च के अंदर जितना भी इलाका आता था, तो मान लो अब किसी घर में बच्चा पैदा हुआ या किसी घर में मैरिज हुई, तो चर्च उन फंक्शंस में इन्वॉल्व होता ही है। तो कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा हुए, कितने लोग की मैरिज हुई, इन सबके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन किया जाता था चर्च के अंदर। ठीक है ना। प्राइसेस क्या थे चीजों के, लीगल केसेस कौन कौन से किसके किसके बीच में चल रहे हैं, लैंड ओनरशिप को लेके क्या बवाल चल रहा है, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में चर्च मीडिएट करता था। इसलिए चर्च के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को निकाल के देखा गया तो इन इलाकों में क्या क्या पहले हुआ है उसके बारे में काफी जानकारी मिली। किस प्रकार से फैमिलीज का स्ट्रक्चर था, पॉपुलेशन किस प्रकार से रहा करती थी, ट्रेडर एसोसिएशन कैसे काम करते थे, फेस्टिवल और कम्युनिटी एक्टिविटीज के समय क्या होता था, सॉन्ग्स, स्टोरीज, बहुत सा रिकॉर्ड आज की डेट में प्रेजेंट डे चर्च में वहां पे मिल जाता है। और इसके चलते हिस्टोरियंस ने उस समय के यूरोप में कैसी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है इसके बारे में काफी अंदाजा लगा लिया है। आज की डेट में मिडवल यूरोप में क्या होता था उसके बारे में हमें बहुत डिटेल्ड जानकारी। इनफैक्ट इंडिया की मिडवल सोसाइटी में उतनी होलिस्टिक जानकारी हमारे पास नहीं है जितना यूरोप की मिडवल सोसाइटी के बारे में होलिस्टिक जानकारी हमारे पास है, क्योंकि चर्च बहुत होलिस्टिक डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखता था। अब बहुत सारे स्कॉलर्स रहे हैं फ्रांस में जिन्होंने फ्यूडलिज्म के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। यूरोपियन फ्यूडलिज्म को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत यूरोपियन फ्यूडलिज्म के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म को तो हमने बहुत डिटेल में मिडिवल हिस्ट्री की जो सतीश चंद्रा किताब बनाई है मैंने उसमें देखा। अगर आपने सतीश चंद्रा नहीं देखी देख लीजिए। कहीं से भी अगर आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, आप मेरे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़नी, सतीश चंद्रा मिडिवल हिस्ट्री की जो किताब है, सतीश चंद्रा हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए यूट्यूब पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी सतीश चंद्रा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रांस के स्कॉलर रहे जिनका नाम है ब्लॉक, मार्क ब्लॉक। 1886 से लेकर 1944 के टाइम पीरियड में ये एक्टिव थे। इन्होंने मिडवल यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने पहली बात तो ये लिखा कि देखिए, हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप राजे राजाओं के बारे में लिख रहे हो, उन राजाओं ने किन दूसरे राजाओं के साथ अपने रिश्ते स्थापित कर रखे थे इसके बारे में लिख रहे हो, या फिर जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उस समय पे, राजा हो गए, राजा की महारानियां हो गई, उनके मिनिस्टर्स हो गए, जो बड़े बड़े उस समय के ऑथर्स हो गए, सिर्फ इनके बारे में ही जानना हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस इलाके की हिस्ट्री है वहां की ज्योग्राफी ने उस इलाके के रहन सहन पे कैसा इंपैक्ट डाला और उस इंपैक्ट ने लोगों को कैसे अफेक्ट किया। जब तक आप ये नहीं जान पाए तब तक आप उस जगह की हिस्ट्री को नहीं जान पाओगे, ऐसा मार्क ब्लॉक ने बोला है। और मार्क ब्लॉक ने लोगों के कलेक्टिव बिहेवियर, ग्रुप्स किस प्रकार से जिंदगी जीते थे इसके बारे में बताया है। ब्लॉक की जो राइटिंग है ना, फ्यूडल सोसाइटी, उसमें उसने फ्रेंच सोसाइटी का जो पूरा ब्यौरा है 900 एडी से 1300 एडी तक का, उसके बारे में लिखा है। कैसे सोशल रिलेशंस थे लोगों से, किस प्रकार की हायरार्कीज थी, लैंड मैनेजमेंट कैसे होता था, पॉपुलर कल्चर उस समय का कैसा था। और अभी अपने वर्क को कंटिन्यू ही कर रहे थे मार्क ब्लॉक, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे एक नाजी ने इनको गोली मार दी, इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत कुछ हिस्ट्री को और कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी लाइफ कट शॉर्ट हो गई। वो उतना दे नहीं पाए जितना वो दे सकते थे, जितना उनका टैलेंट था, ठीक है भाई।
मिडवल एरा की बात की जाए तो यूरोपियन हिस्ट्री में मिडवल एरा जाना जाता है 5वीं से 15वीं शताब्दी को, 15th सेंचुरी को मिडवल एरा माना जाता है। इंडिया के अंदर मिडवल एरा की शुरुआत कब होती है? तो ज्यादातर लोगों का बोलना है कि जब से हर्षवर्धन का एरा शुरू हुआ तब से मिडवल हिस्ट्री की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा। और मुझे एक और बात बताओ कि मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का सेग्रीगेशन क्या है इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको सतीश चंद्र बताया। 2 क्वेश्चन, हर्षवर्धन का रेन कब शुरू हुआ, और दूसरा मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को सेपरेट करने वाला जो लाइन है या इवेंट है वो इंडियन हिस्ट्री में क्या मानी जाती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो मिडवल यूरोपियन सोसाइटी थी, यहाँ पे फ्यूडलिज्म नाम के शब्द का मतलब क्या था, ये समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या हुआ करता था, इंडिया में ब्रिटिश सरकार था। ब्रिटिश सरकार ने जमीनें बांट रखी थी जमींदारों को। वो जमींदार उन जमीनों से टैक्स इकट्ठा करते थे, उसका एक मेजर पोर्शन ब्रिटिश सरकार को दे लेते थे, बचा हुआ वो अपने पास रख लेते थे, और नीचे किसानों की मरही थी, बहुत बुरी हालात थी। तो ओवरऑल लैंड का अलोकेशन ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश अथॉरिटी ने बीच के कुछ जमींदारों जोतेदारों को कर रखा था। तो ये एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी, ये फ्यूडल एलिमेंट्स थी, जमींदार वगैरह ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पे पीजेंट्स को लूट रहे थे। कुछ इस प्रकार का सिस्टम मिडवल यूरोप में भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखें तो इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल हर प्रकार की रिलेशंस यूरोप में एग्जिस्ट करती थी, और इन्हीं के साथ यहाँ पे फ्यूडलिज्म जुड़ा हुआ है। ये पर्टिकुलर नक्शा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो इसमें जर्मनी है। ये जो पर्टिकुलर इलाका है जिसको गॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली फ्रांस का इलाका है। इसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जितना यहाँ पे चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, अभी मॉडर्न नेशन स्टेट्स अभी यहाँ पे बने नहीं थे। अब फ्यूड क्या है? फ्यूड एक जर्मन वर्ड है। फ्यूडलिज्म इंडिया में भी चला है, लेकिन फ्यूड है एक जर्मन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। ठीक है, इट रिफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मिडवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड इन साउदर्न इटली। मतलब साउदर्न इटली में, इंग्लैंड में, और शुरुआत में मिडवल फ्रांस में ये जो फ्यूडलिज्म टाइप की सोसाइटी थी ये बनी थी, डेवलप हुई थी। इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन which is based on the relationship between lords and peasants. The latter cultivated their own land as well as that of the lord. The peasants performed labor services for the lord, who in exchange provided military protection. They also had extensive judicial control over peasants. Thus, feudalism went beyond the economic to cover the social and political aspects of life as well. समझिए, एक बड़ी क्लास थी नोबिलिटी की, जिसको आप यहाँ पे लैंड ओनर्स कर सकते हो। इन लैंड ओनर्स के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, और ऑब्वियस ही बात है ये हैंडफुल ऑफ लैंड ओनर्स इतनी बड़ी जमीनों के ऊपर खेती नहीं कर सकते। तो इन बड़ी जमीनों के ऊपर खेती करने के लिए बहुत सारे पीजेंट्स इन लैंड ओनर्स के लिए आके काम करते थे। अच्छा, इन पीजेंट्स के पास हो सकता है खुद का भी एक छोटा लैंड हो, तो ये जो पीजेंट्स थे ये खुद के छोटे लैंड पे भी काम करेंगे, और उसके बाद समय निकाल के आके लैंड लॉर्ड की बड़ी जमीन पे भी काम करेंगे। कुछ तो ऐसे पीजेंट्स होंगे जिनके पास खुद का कोई लैंड नहीं होगा, वो सिर्फ लैंड लॉर्ड की जमीन पे जाके काम कर रहे हैं, और उसके बदले में लैंड लॉर्ड उनको क्या दे रहा है? तो या तो थोड़ा बहुत पैसा दे रहा है। मेन चीज जो लैंड ओनर, जो बड़ा नोबिलिटी थी जो कि वो पीजेंट्स को प्रोवाइड कर रहा था, वो था मिलिट्री प्रोटेक्शन। चूंकि उस समय की जो सोसाइटी थी वो हाईली सेग्रीगेटेड थी, प्रॉपर एक सेंट्रलाइज्ड राजा का रूल नहीं था, तो होता यह था कि आसपास के इलाके के जो बड़े बड़े नोबिलिटी के लोग हुआ करते थे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलिट्रीली टकरा जाते थे, एक दूसरे की जमीनों के ऊपर हड़पने की कोशिश करते थे। तो जो नोबिलिटी थी जो कि बहुत बड़े इलाके के ऊपर राज करती थी, उसने अपने पास कुछ मिलिट्री अरेंजमेंट्स भी कर रखे थे जिनको नाइट्स बोला जाता है। नाइट्स अभी अगले वीडियो में आएंगे, अभी वहां पे हम नहीं जा रहे हैं। तो बेसिकली इस फ्यूडलिस्टिक एलिमेंट में क्या हो रहा है कि लैंड लॉर्ड्स के पास बड़ी बड़ी जमीन है। उस समय पे कोई इंडस्ट्री वगैरह तो खुली नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो शुरू हुआ नहीं है। तो जो बड़ी जमीनें हैं लैंड लॉर्ड्स की, उनके ऊपर एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ पैदावार होगी, उस पैदावार को मार्केट बेचोगे तो पैसा मिलेगा। उस एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए नीचे से पीजेंट्स आए, इन पीजेंट्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड की बड़े बड़े लैंड लॉर्ड ने, बड़े बड़े नोबिलिटी के जो मास्टर था, जो नोबिलिटी ओनर था उसने। और ये नोबिलिटी खुद जाके रिपोर्ट करता था किसको? किंग को, अगर वहां पे किंग एग्जिस्ट करता है। अब किंग एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चेंज होता रहा है। ठीक है ना भाई? तो ये जो फ्यूडलिस्टिक प्रैक्टिस थी ये रोमन एम्पायर में भी एग्जिस्ट करती थी। ये जब फ्रेंच किंग शार्ली मैगलेन राज करता था 742 से 814 एडी में, उस समय पे भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, और बाद में ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म में निकल के आई। मेन चीज यहाँ पे क्या है कि कुछ बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उन बड़े बड़े लैंड ओनर्स के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिन पे खेती करने के लिए कुछ पीजेंट्स आके काम कर रहे हैं। उन पीजेंट्स को थोड़ा पैसा दे दिया, साथ साथ मिलिट्री
प्रोटेक्शन दे दी। ये बेसिकली आप कह सकते हो फ्यूडलिज्म, ठीक है ना। अब इसमें जो बड़ा लैंडलॉर्ड है, हो सकता है वो किंग को रिपोर्ट करता हो, या फिर किंग के नीचे कोई सबऑर्डिनेट गवर्नर हो, इसको रिपोर्ट करता हो, या फिर किसी लोकल राजा को रिपोर्ट करता हो, कुछ भी हो सकता है। ये जो बड़ी बड़ी नॉबिलिटी वाले जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, ये नीचे कभी कभी जो पीजेंट्स इनके काम करते थे, उन पीजेंट्स को जंग में भी लड़ा दिया करते थे, वॉर में भी लड़ा दिया करते थे। बाद में इन लैंड ओनर्स नॉबिलिटी ने अपने खुद के नाइट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। ये सब हम आगे देखेंगे। मतलब फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी यूनिफॉर्म नहीं थी, अलग अलग जगहों पे चेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिले। पर बेसिकली बड़े एग्रीकल्चर इलाके पे एग्रीकल्चर का काम कराने के लिए आपने पीजेंट के एक सबके को हायर कर रखा है, उसके बदले में उसे थोड़ा पैसा दे रहे हो, मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहे हो, इसको आप यहां पे बोल रहे हो फ्यूडलिज्म, ठीक है भाई। अब यहां पे बात की जाती है फ्रांस और इंग्लैंड की। रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था गॉल। ये प्रोविंस यहां पे नक्शे में आपको नजर आया है। ये बेसिकली जो प्रोविंस है, इसको आप बोल रहे हो गॉल। ये गॉल ही आगे जाके फ्रांस बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो गॉल नाम की जगह थी, ये रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस हुआ करता था। इसकी दो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन थी। एक कोस्ट लाइन आपको इधर नजर आ रही है, ठीक है ना, ये दिख रही है। एक कोस्ट लाइन आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है। एक छोटे से चैनल से इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर दो तो आप कहां पहुंच जाओगे, इंग्लैंड में पहुंच जाओगे, ठीक है। इंग्लैंड में भी एक समय पे एक आप कह सकते हो कि फ्रेंच प्रिंस ने जाके वहां पे कब्जा किया था। खैर वो एक अलग बात है। फ्रेंच प्रोविंस ऑफ नॉर्मंडी थी, वहां का एक ड्यूक था, उसने जाके इंग्लैंड के सैलेंड के ऊपर एक समय पर कब्जा किया था। हालांकि उसमें जानने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये जो फ्रैंक थे, जो कि गॉल नाम की आप कह लो जगह पे कब्जा करके बैठे थे, ये एक जर्मनिक ट्राइब थी। और इस जर्मनिक ट्राइब फ्रैंक के नाम पे ही इस गॉल नाम की जगह का आगे नाम क्या पड़ा, फ्रांस पड़ा। आज की डेट में इस कंट्री का नाम क्या है, फ्रांस। फ्रांस नाम का शब्द कहां से निकला है, फ्रैंक से निकला है। और फ्रैंक क्या थी, एक जर्मनिक ट्राइब थी जो कि इस इलाके में रहा करती थी। तो यहां पे फ्रैंकिश किंग्स राज किया करते थे। और ये किंग्स कौन सा धर्म अपना के बैठे थे, क्रिश्चियन धर्म। इस इलाके में चर्च की भी काफी चलती थी। और इसी इलाके में एक राजा था जिसका नाम था किंग शार्ली मैगलिन। इस किंग शार्ली मैगलिन को पोप ने 800 एडी में होली रोमन एम्परर डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली मतलब पोप की तरफ से इस पर्टिकुलर इलाके में राज करने की अथॉरिटी दे दी गई किंग शार्ली मैगलिन को, ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल आप हल्की फुल्की हिस्ट्री यहां पे इसकी बताएगी। हालांकि आप इस हिस्ट्री के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उसके ऑब्वियस रीजन से आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे जब आप इस इलाके के हो ही नहीं। हालांकि हमें हल्का फुल्का समझना जरूरी है, तो हम समझ रहे हैं। पहले फ्रांस का इलाके का नाम था गॉल, बाद में नाम पड़ा फ्रांस। क्यों? क्योंकि फ्रैंक नाम की जर्मेनिक ट्राइब के लोग यहां पे रहते थे। उसी ट्राइब से एक राजा निकल के आया, उसने बड़े लंबे समय तक इस इलाके पे राज किया। धीरे धीरे करके इस इलाके का नाम पड़ गया फ्रांस, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम फ्रांस की अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो क्या बताया जा रहा है, क्लोविस बिकेम द किंग ऑफ फ्रैंक। ये फ्रैंक नाम की जो जर्मेनिक ट्राइब थी, इसका एक किंग बना क्लोविस नाम का 481 एडी में, ठीक है ना। और क्लोविस ने फ्रैंक को लीडरशिप देके नॉर्दर्न गॉल, मतलब जो फ्रांस का इलाका प्रोविंस थी पहले, रोमन एम्पायर के अंदर जो प्रोविंस थी उसका नाम, प्रोविंस का नाम था गॉल। गॉल का ही नाम बाद में फ्रांस पड़ गया। तो गॉल का जो नॉर्दर्न इलाका था उसको जीतना शुरू किया यहाँ पे क्लोविस ने फ्रैंक के साथ मिलकर। फिर क्लोविस और फ्रैंक मतलब जो जर्मनिक ट्राइब के लोग थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। इनका जो राजा था क्लोविस, इसने भी क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। फिर 714 एडी में चार्ल्स मार्टल पैलेस का मेयर बन गया, जो मेन पैलेस था आपका फ्रांस का, गॉल का। फिर बता रहा है कि मार्टल सन्स पेप्सिन डिपोजेस द फ्रैंकिश रूलर बिकम्स किंग एंड एस्टैब्लिश डायनेस्टी। तो जो फ्रैंकिश रूलर इस गॉल के इलाके में राज कर रहा था, उसको हटा के चार्ल्स मार्टल का जो बेटा था पेप्सिन, वो यहाँ पे गद्दी पर बैठा। उसने किंगडम को एक्सटेंड करना शुरू किया। पेपिन के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा शार्ल मैगलिन। तो समझिए, फ्रैंक का किंग बना पहले क्लोविस। क्लोविस ने एक बड़े इलाके पे कब्जा किया। फिर क्लोविस को गद्दी पर हटाकर, क्लोविस मतलब क्लोविस एक फ्रैंकिश राजा था और इसी फ्रैंकिश राजा की जो लीनेज थी वो आगे राज कर रही थी फ्रांस के अंदर। वहीं पे एक चार्ल्स मार्टल नाम का आदमी आया। चार्ल्स मार्टल मेयर बना और इस मेयर के बेटे ने पेपिन को गद्दी से हटा दिया। पेपिन कौन था? फ्रैंकिश रूलर था। और सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फिर से आपको बताता हूं। फ्रैंक जर्मनिक ट्राइब है, उसका राजा बना क्लोविस, ठीक है भाई। क्लोविस और फ्रैंक ने धीरे धीरे करके नॉर्दर्न गॉल मतलब फ्रांस के ऊपर कब्जा किया। एक बड़े इलाके के ऊपर ये कब्जा कर गए। इन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिया। अब यहां पे फ्रैंकिश रूलर राज कर रहे हैं, ठीक है। एक फ्रैंकिश रूलर गद्दी पर बैठा हुआ है। यहां पे चार्ल्स मार्टल नाम का आदमी है जो कि मेयर बनता है। और इस चार्ल्स मार्टल का जो बेटा है पेपिन,
वो पेपिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करता है, अपने हाथ में पावर लेता है और फ्रैंकिश रूलर को हटा देता है। अब फ्रैंकिश रूलर को गद्दी से हटाकर गद्दी पर कौन बैठा जाता है? पेपिन बैठ जाता है। तो अब इन फ्रैंकिन ट्राइब्स का रूलर कौन बन गया? पेपिन बन गया। पहले कौन था? कोई फ्रैंकिन मतलब क्लोविस की ही लीनियज का कोई उसका आप कह लो सक्सेसर था जो कि गद्दी पर बैठा, तो उसको हटा के पेपिन गद्दी पर बैठ गया। और पेपिन के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा शारमेग्लिन, शार्ले मैग्न का नाम हम सुन रहे हैं। 800 एडी में पोप ने शार्ले मैग्न को आप चार्टर दे दिया था कि तुम राजा हो भाई यहाँ पे, ठीक है ना। ये 800 एडी का हिसाब है। पोप लियो 3 ने शार्ले मैग्न को बोला कि यू आर द होली रोमन एम्परर। और बाद में 840 एडी ऑनवर्ड्स वाइकिंग्स के द्वारा, वाइकिंग्स नॉर्वे की तरफ से आए और फ्रांस में उन्होंने अपना अटैक वगैरह शुरू किया। वो बाद में मिडवल हिस्ट्री में काफी लड़ाई हुई, जिस प्रकार से तिमूर अटैक कर रहा था, मंगोल अटैक कर रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, उसी प्रकार से यहाँ पे वाइकिंग्स अटैक कर रहे थे फ्रांस के डोमिनियंस पे। वो जब फ्रांस की डिटेल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे तब वहां पे आप देखोगे। तो ये हमने ब्रीफ में यहाँ पे फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ज्यादा है। अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3 ऑर्डर्स। अगली वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप मजा आ रहा हो लेक्चर्स में। इंटरेस्टिंग है ये सीरीज ओवरऑल, अगर आप ढंग से समझेंगे तो इंटरेस्टेड लगेगी आपको। जितना ज्यादा डिटेल और होलिस्टिक एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से मैं कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। आई होप आपको मजा आ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।